थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच ऑनर्ड यहाँ पर मौका मिला कि इस अहम टॉपिक के ऊपर आपके सामने कुछ बुनियादी चीज़ें हम रखें। जो दोनों लफ्ज़ एंजाइटी और डिप्रेशन ऐसे हैं कि हम में से हर कोई इससे फैमिलियर है। हमने किसी वाले से इसको देखा हुआ है, इसको मैनेज किया हुआ है और इसके जितने भी फीचर हैं उस सब से हमें आगे ही है। डिप्रेशन के क्या सिम्टम होते हैं, एंजाइटी के क्या सिम्टम होते हैं। यहाँ आज के इस 20 मिनट के लेक्चर में छोटी सी डिस्कशन में मैं कुछ बुनियादी चीज़ें रखूंगा कि जो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली हेल्प करेगी। कि जैसे जीपी क्लिनिक में हमारे पास टाइम शॉर्ट है, पेशेंट साइकेट्रिक इलनेस के जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम मांगते हैं, अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं, कुछ सिम्टम है उसके पीछे उसके जो काज है वो सुनाना चाहते हैं, उसके लिए टाइम कम है, या उसको समझाना या उसको काउंसिल करना इसके हवाले से उसमें मुश्किल आती है। और या फिर बहुत सारी वेग सिम्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट होते हैं कि जैसे मैं आगे बताऊंगा कि उसमें डिप्रेशन के सिम्टम, एंजाइटी के सिम्टम कैसे वो ओवरलैप करते हैं बाकी चीज़ों के हवाले से। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम इस आज के इस 20 मिनट में बहुत लंबी मेरी प्रेजेंटेशन नहीं है, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डिप्रेशन आमतौर पर ये समझा जाता है कि हम स्ट्रेस को डिप्रेशन कहते हैं। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस डिप्रेशन की काज बन सकता है। जब हम लफ्ज डिप्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम होते हैं और बहुत सारे फिजिकल सिम्टम। ठीक है, अब डिप्रेशन में अकॉर्डिंग टू रिसर्च 70% लोग फिजिकल सिम्टम्स के साथ आते हैं। अब फिजिकल सिम्टम क्या है? सर दर्द है, ठीक नहीं होती, शोल्डर पेन है, तो गर्दन के पट्टों में दर्द है, खिंचाव है, या इजी फटीगेबिलिटी, थोड़ा सा काम करके जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा एक्सर्शन की जल्दी थक गए, थोड़ा सा मेंटल वर्क किया जल्दी थक गए। इसी तरह पेट का डिस्टर्ब रहना, भूख का ज्यादा लगना, कुछ लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जैसे एग्जाम के दिन में कुछ लोग की एपेटाइट बढ़ जाते हैं, ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग की एपेटाइट बहुत कम होती है, उनका वेट लॉस शुरू हो जाता है और वेट कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बॉडी वेट और वेट गेन और वेट लॉस, ये इसके कॉमन, तो ये डिप्रेशन के कॉमन फिजिकल सिम्टम्स हैं। और इन सिम्टम्स के साथ 70% लोग प्रेजेंट करते हैं, यानी पेशेंट इस वजह से प्रेजेंट नहीं करेंगे कि मैं उदास हूँ, इस वजह से प्रेजेंट नहीं करेंगे कि मुझे चीजें अच्छी नहीं लगती, वो प्रेजेंट करेंगे कि मेरे सर में दर्द है, वो प्रेजेंट करेंगे कि मेरा जिस्म थका रहता है, वो प्रेजेंट करेंगे कि मैं निढा रहता हूँ, वो मैं जल्दी थक जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर है। या ज्यादा से ज्यादा जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल साइकेट्रिक सिम्टम है वो है एग्रेशन और गुस्सा। क्या कहेंगे कि गुस्सा ज्यादा आता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन साइकेट्रिक इलनेस खासतौर पर डिप्रेशन की 70% केसेस में फिजिकल सिम्टम्स के साथ होगी, लेकिन उसका डायग्नोसिस डिपेंड करेगा साइकोलॉजिकल सिम्टम की बेस पे कि उदासी, चीजों में दिलचस्पी कम हो जाना, गिल्ट की सोचें आना, नेगेटिव सोचें, थॉट्स, इसकी बेस पे हम उसको, यानी ओवरऑल सिम्टम का क्लस्टर है जिसमें फिजिकल सिम्टम भी है और जिसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम भी है। बहुत सारा जब हम किसी पेशेंट को डायग्नोसिस बताते हैं, डॉक्टर साहब हमें क्या मसला है, आपको डिप्रेशन, आप कहते हैं मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये मैंने पहले क्लियर कर दिया कि टेंशन का नाम डिप्रेशन नहीं है। जब हम डिप्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो दैट मींस कि इट इज ए साइकियाट्रिक इलनेस जिसका कुछ डोमेन फिजिकल है और कुछ डोमेन साइकोलॉजिकल। इसी तरह डिप्रेशन में तो मैंने 70% लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, एंजाइटी में ये परसेंटेज और ज्यादा है। इट इज मोर देन 80% केसेस में जो एंजाइटी के सिम्टम है वो फिजिकल होते हैं। अब एंजाइटी क्या है? एंजाइटी और डिप्रेशन में बुनियादी फर्क ये भी समझे कि डिप्रेशन इज जस्ट लाइक रिस्पॉन्स टू लॉस, यानी इम्तिहान में फेल हो गए और वो जो सिम्टम है वो लॉस की जो फीलिंग है, ये डिप्रेशन से मिलते जुलते सिम्टम है। और जो एंजाइटी सिम्टम्स हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्स टू थ्रेट, जैसे एग्जाम में वाइवा में अपीयर होने से पहले की जो फीलिंग है वो एंजाइटी वाली फीलिंग है। अच्छा, अब एंजाइटी के सिम्टम देखिए, सर से लेके पांव तक पूरी बॉडी में सिम्टम आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो कैटेकोलामिन्स हैं उनका लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो जो सिम्टम आते हैं। मगर अगर हम इसको कैटेगराइज करें बॉडी वाइज तो सर में डिजीनेस फील होना, चक्कर फील होना, आंखों के आगे अंधेरा आना, इसी तरह नेक के ऊपर आ जाए तो गला खुश्क होना, ब्रेथलेसनेस, लंप इन थ्रोट, ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ चीज अटक गई है, उससे नीचे आ जाए, दिल की धड़कन तेज होना, पैल्पिटेशंस, चेस्ट पेन, चेस्ट कंप्रेशन, फिर उससे नीचे आ जाए जीआईटी डिस्टर्बेंस। आईबीएस हम बहुत कॉमन डायग्नोसिस है जो हम ट्रीट करते हैं, उसकी जो बुनियादी काज या पीछे बहुत बड़ा डोमेन एंजाइटी डिसऑर्डर का पड़ा हुआ होता है। इसके बाद तो और थोड़ा सा नीचे हाथों के ऊपर आ जाए, स्वेटिंग, ट्रेमर्स,
फिर जेनिटोजेनिक सिस्टम पे आ जाएं, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, बर्निंग, मैच्योरेशन। तो लिहाजा किस सिम्टम को आप नाम लें उसका कुछ ना कुछ ओवरलैप एंजाइटी सिम्टम्स के साथ हो जाता है। तब इसमें भी जो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होंगे वो बुनियादी तौर पर किससे होंगे? फिजिकल सिम्टम्स के साथ। अब एंजाइटी के जितने सिम्टम मैंने यहाँ पर गिनवाए हैं, इस हर सिम्टम के पीछे कोई ना कोई मेडिकल डायग्नोसिस उसके डिफरेंशियल में पड़ा हुआ है। चेस्ट पेन हो रही है तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप लिस्ट कर सकते हैं। जीआईटी सिम्टम्स है उसके पीछे सिम्टम। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट मोस्टली जब हमारे पास तक पहुंचते हैं तो उनके पास ऑलरेडी टेस्टों का एक लेवल मौजूद होता है कि मल्टीपल टाइम्स वो टेस्ट करवा चुके होते हैं और टेस्ट नॉर्मल होते हैं। मल्टीपल टाइम इसकी हो चुकी है, मल्टीपल टाइम उसकी इकोकार्डियोग्राफी या बाकी चीजें हो चुकी हैं, एंडोस्कोपी तक हो चुकी होती है, उनमें कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन उसके पीछे अंडरलाइंग काज एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। अच्छा, ये तो सिम्टम का मैंने एक ओवरव्यू था। सो एंजाइटी के कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम रहते हैं कि एंजाइटी में इन फिजिकल सिम्टम के पीछे जो अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस होता है वो होता है फियर का। अभी कुछ हो जाएगा, एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, या जैसे हाइट फोबिया है, बिल्डिंग पे जाएंगे क्या होगा, क्लास्ट्रोफोबिया, बंद कमरे में जाएंगे तो क्या होगा, पैनिक अटैक्स, हार्ट अटैक हो जाएगा, कहीं डेथ ना हो जाए, कहीं सांस ना बंद हो जाए, अकेले ट्रैवल करूंगा रास्ते में कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आएगा तो ऐसी सूरत में मैं कहाँ जाऊंगा। ठीक है, तो इस सिम्टम के पीछे कोई ना कोई अंडरलाइंग फियर, एक्सेसिव वरी, बहुत ज्यादा उसके ऊपर हेल्थ कॉन्शियस होना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा थिंकिंग, वो चीजें पड़ी होती है। अब जब सारे सिम्टम उसके ज्यादातर सिम्टम की प्रेजेंटेशन या पेशेंट के हवाले से उसका डिस्कम्फर्ट फिजिकल सिम्टम है, तो ये कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं ऐसे डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए, ना सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन बल्कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे डिसऑर्डर साइकियाट्री के अंदर होते हैं कि जिनके सिम्टम्स फिजिकल हैं लेकिन उसकी काज साइकोजेनिक होती है। तो उसके लिए 3 बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं उसकी मैनेजमेंट के लिए। अगर हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया तो हमारी मैनेजमेंट बड़ी आसान होगी। सबसे पहला प्रिंसिपल है रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसको हम ये देखें कि जैसे एक पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन हुई, हमने उसकी ईसीजी करवाई, वो ठीक है, हमने उसका एक्सरे करवाया, वो ठीक है, टेस्ट ठीक आ गए, हमने ट्रॉपटी वगैरह करवा ली, वो भी सारे ठीक आ गए, लेकिन चेस्ट पेन अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि प्रॉब्लम अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि पेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि डिस्कम्फर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। वो पल्पिटेशंस, उससे जो डिस्कम्फर्ट है, उसकी जो चेस्ट पेन है, या उसमें जो उसके अपने आईबीएस के सिम्टम्स हैं, जो डेफिकेशन के दौरान उसको पेन हो रही है, वो अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रही है। प्रॉब्लम इज रियल, द पेन इज रियल, द डिस्कम्फर्ट इज रियल, बट द कॉज इज साइकोजेनिक। ठीक है, जिसको हमने भी अंडरस्टैंड करना है और ये अंडरस्टैंडिंग पेशेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट भी करनी है कि जब हमसे उससे टेस्ट करवा लिया, टेस्टों में कुछ नहीं निकला, आपको कुछ नहीं है, नहीं, हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम है, तकलीफ में आप हैं, लेकिन उसकी वजह यहाँ पर नहीं है जहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये पहला है प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंट डायग्नोसिस। क्योंकि इसके सिम्टम बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं बाकी चीजों के साथ, हमें बड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि वाकई ये एंजाइटी ही है, ये डिप्रेशन ही है, या कोई और स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ही है। तो इसके पीछे एक दफा हमने अपने फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए या कोई बेसिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए बाकी चीजों को नोट कर लिया। डायग्नोसिस के हवाले से कॉन्फिडेंट होना इसलिए भी जरूरी है कि उसके बाद अगले जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो हमने इन चीजों को अवॉइड करवाना होता है। हमने उनको बार बार टेस्ट करवाने से डिस्करेज करना होता है, हर सिम्टम के लिए अलग अलग मेडिसिन लेने के लिए डिस्करेज करना होता है। और इसी से मिलता जुलता तीसरा बेसिक प्रिंसिपल है एंजाइटी और डिप्रेशन की मैनेजमेंट का, वो है मिनिमाइज द एटोजेनिक हार्म। एटोजेनिक हार्म क्या है? अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस एंड अननेसेसरी ट्रीटमेंट, ये एटोजेनिक हार्म है। और ये एंजाइटी, डिप्रेशन, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, साइकोजेनिक पेन, साइकोजेनिक वॉमिटिंग, इनमें ये बहुत ज्यादा है। हमने देखा है कि मल्टीपल टाइम्स उनकी इकोकार्डियोग्राफी, मल्टीपल टाइम्स एंजियोग्राफी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इवन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस बार-बार हो चुके हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आता। वो करवानी भी इसलिए पड़ती है क्योंकि पेन तो ठीक नहीं हो रहा, डिस्कम्फर्ट तो ठीक नहीं हो रहा। जहां तक भी केसेस रिपोर्ट में कि पेंडिसेक्टमी तक होगी, लेकिन पेंडिक्स की पेन अभी तक उसी जगह पे मौजूद है, क्योंकि पेन की कॉज ऑर्गेनिक नहीं थी, पेन की कॉज साइकोजेनिक थी। अब कुछ चीजें इनकी ट्रीटमेंट के हवाले से हुई, तो मैंने अभी तक हमने सिम्टम का पैटर्न, उसकी प्रेजेंटेशन और उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की। अब हम कुछ चीजें मैनेजमेंट की बात करें कि एक जीपी प्रैक्टिस में बिजी क्लिनिशियन है, वो कैसे जल्दी जल्दी इन चीजों को डिकोड कर सकते हैं और जल्दी जल्दी इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं।
एंजाइटी में अगर हम सिर्फ एक चीज को, जैसे एंजाइटी के मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी, फोबियाज और पैनिक अटैक। पैनिक अटैक के कॉन्टेक्स्ट में हम चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि रिलेटिवली इजी है। अगर हम एक चीज को मैनेज करने में कामयाब हो जाए तो 70 to 80% एंजाइटी वैसे रिकवर हो जाती है। और वो एक बहुत पेशेंट का बिहेवियर होता है कि जिसको हम कहते हैं सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर। ठीक है, अब एंजाइटी में मैंने पहले अर्ज किया था कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम उन सिम्टम के पीछे थ्रेट लाइक फीलिंग है, खौफ है, डर है, या एक्सेसिव वरीसम है कि अभी कुछ हो जाएगा या कुछ होने वाला है। अगर हेल्थ से मुतल्लिका है तो हार्ट अटैक, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, ब्लड प्रेशर कहीं ब्लड प्रेशर ना कर जाए, कहीं ब्रेन हैमरेज ना हो जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं अनकॉन्शियस ना हो जाऊं। बाज का मैडनेस का फियर होता है कि कहीं ये चीजें मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ठीक है, फॉलेज ना हो जाए। अब इन चीजों का थ्रेट है, तो जाहिर है कि जब भी एक थ्रेट की फीलिंग या थ्रेट की सोच ओवरवेल्म करती है तो उस चले इसको जल्दी टाइम लिमिट आ गई 2 मिनट्स की, इसको मैं जल्दी कंक्लूड करता हूँ। इसी की फिर हम डिप्रेशन की मैनेजमेंट को मिस कर देंगे, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस थ्रेट की फीलिंग के साथ वो जो बिहेवियर ऑप्ट करेगा उस फियर से मुमकिन तौर पर बचने के लिए, उसको हम कहते हैं सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स। और ये एंजाइटी को प्रोलॉन्ग करते हैं, ये उसको वर्स करते हैं। अगर हम पहले इंट्रैक्शन में, दूसरे इंट्रैक्शन में, डायग्नोसिस के बाद इन्हीं चीजों को मैनेज कर लें तो पैनिक अटैक या एंजाइटी कम हो जाती है। वो क्या है? वो ये है कि जैसे बार बार टेस्ट करवाना, अच्छा इसमें शायद इसमें कुछ नहीं आया तो अगली दफा टेस्ट ईसीजी में कुछ आ जाएगा, थोड़ी बहुत ही कुछ चेंजेस आ गए, क्योंकि एंजाइटी में दिल की धड़कन तो तेज होती है, टैकीकार्डिया होता है, फिर जब भी ट्रिगर करेगा टैकीकार्डिया तो होगा, तो उसमें बाज का चेंजेस आ गई, या कुछ टेस्ट करवा लिया, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा ऊपर आ गया, उसके ऊपर फिर बार बार टेस्ट करना। बहुत ज्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ गया, नमक सारा कुछ बंद कर दिया, चिकनाई बिल्कुल हर चीज बंद कर दी, मीट बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल सब्जियां खाना शुरू कर दी, एंड रिजल्ट के वेट नीचे आना शुरू हो गया। फिर हर वक्त अपने पास प्रिकॉशन के लिए कुछ रखना, इंडिराल की टेबलेट हर वक्त अपने पास रखना, अल्प्राजोलम की टेबलेट रखना, किसी ने बता दिया कि कुछ ये हो जाए तो फौरन जुबान के नीचे रखना, कुछ हर वक्त अपने पास किसी ना किसी को हेल्प के लिए रखना कि जी इस तरह का मसला होगा तो नहीं मेरे पास रहना, अकेले ट्रैवल ना कर सकना, वहां अपने पास हर वक्त पानी की बोतल अपने पास, गला खुश्क हो जाएगा तो कुछ ले लेंगे, ठीक है, या किसी चीज को पैनिक अटैक के दौरान किसी चीज को जोर से पकड़ लेना, होल्ड कर लेना, या बार बार रिश्योरेंस लेना मैं ठीक तो हो जाऊंगा, डॉक्टर के पास बार बार पूछना, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हूँ, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब मुझे हार्ट का मसला तो नहीं, डॉक्टर साहब हार्ट का मसला तो नहीं। तो इन सारे बिहेवियर्स, और भी लिस्ट है क्योंकि टाइम शॉर्टेज की वजह से हम कुछ स्किप कर देते हैं, इन सारे बिहेवियर्स को जो उस मुमकिन थ्रेट से बचने के लिए वो क्वेश्चन करता है, तो हम कहते हैं सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स। और एंजाइटी की प्रिंसिपल, इसलिए हमने लफ्ज सिर्फ प्रिंसिपल लिखा, पूरी ट्रीटमेंट लिखी, उसको हमारा पहला प्रिंसिपल ये है कि इस एंजाइटी में हमने उन सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स को डिस्करेज करना है, हमने अननेसेसरी मेडिसिन को डिस्करेज करना है, हमने अननेसेसरी टेस्ट को डिस्करेज करना है, हमने फ्रीक्वेंट इमरजेंसी विजिट्स को डिस्करेज करना है, हमने हर वक्त जो अपने पास इंटरनल की टैबलेट वो चीजें रखता है उसको डिस्करेज करना है। और अगर हम यही चीजें मैनेज कर लें तो उसमें दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी हमें, तो कुछ बहुत ही बेसिक एग्जांपल के जरिए हम इन फिजिकल सिम्टम का रिलेशन साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ पेशेंट को एक्सप्लेन करें कि ये कैसे, ये प्रॉब्लम अगर जो है फिजिकल, उसके पीछे काज क्या है। बड़ी बहुत सी सिंपल एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल दें कि यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी थ्रेटफुल चीज मसलन सामने नजर आ रहा है तो उस खौफ से क्या होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब उस फियर का कोई फिजिकल वजूद नहीं है, लेकिन उसका जिस्म पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, दिल की धड़कन तेज हो गई। बहुत सारे लोग जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्से के दौरान ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, जरा ऊपर चला गया। अब गुस्से का कोई फिजिकल वजूद नहीं है, लेकिन उसके जिस्म के ऊपर असर क्या पड़ा, उसके ब्लड प्रेशर के ऊपर पड़ा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी एग्जांपल के जरिए रिलेशन हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ये चीजें हमारी इस सिम्टम को काज करती हैं। अच्छा, आखिर इस बात मैनेजमेंट के हवाले से, एंजाइटी और डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के हवाले से, जब हम चूंकि पेशेंट के मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, उन मल्टीपल फिजिकल सिम्टम के लिए वो मल्टीपल दवाइयां एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, इसके लिए ये दवाई, इसके लिए ये दवाई, इसके लिए ये दवाई। उन चीजों को डिस्करेज करना और उसके लिए जो बेसिक मेडिसिन रिकमेंडेड है, जैसे डिप्रेशन में मोस्टली प्रेफरेबली हम एसएसआरआई यूज करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए बेंजोडाइजेपिन जब भी लिखनी है हमेशा उसका टेपोडोन प्लान बना के शॉर्ट टाइम के लिए, जो भी उसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बनेगी वो
ऐसे सारे को सिंगल ग्रुप को एक ही दवाई बनेगी, खा वो एंग्जाइटी है खा वो डिप्रेशन है, ठीक है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करना कि जितनी भी सिम्टम है, चूंकि उसकी हर सिम्टम के लिए अगर हम अलग अलग दवाई दें तो कितनी गोलियां बनेंगी, वो तो दवाई का ढेर बन जाएगा। हमें नजर भी आता है कैसे होता है, प्रिस्क्रिप्शन कर जाती है। उसको एक्सप्लेन करना कि ये प्रॉब्लम चूंकि एक ही वजह से हो रहे हैं, इसलिए ट्रीटमेंट भी एक ही टैबलेट है, जो 2 या मैक्सिमम 3 है, ठीक है जी। ये हम डिप्रेशन की प्रिंसिपल के मैनेजमेंट को स्किप कर रहे हैं। आखिर मैंने कुछ 3 सेंटेंसेस लिखे, उनको हमने बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारी एक जनरल स्टेटमेंट है। पेशेंट का हमने एग्जामिनेशन किया, वो ठीक है, उसका टेस्ट ठीक है, आपको कहा कि आपको कुछ नहीं है। आपको नहीं पता कि उसकी फैमिली के साथ कौन आया, उसकी फैमिली के साथ उसका ससुर आया, उसकी सास आई है, उसकी नंद आई है, कोई भी आया, तो कुछ भी नहीं है, ये तो ड्रामा कर रही है, इसका कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, सारा टेस्ट तो ठीक है, टेस्ट तो ठीक आ रहा है। इसी को मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये रियलाइजेशन, ये स्टेटमेंट कि अगरचे टेस्ट ठीक है, इस चीज को रिफ्लेक्ट करना, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग समझना कि पेशेंट प्रॉब्लम में है, वो सिम्टम उसको वाकई पेन हो रही है, और उसको पेशेंट को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना भी है कि अगरचे टेस्टों में कुछ नहीं आया, लेकिन तकलीफ तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, अब डिस्कम्फर्ट में तो है ना, अब हम इसको हल करेंगे, लेकिन किसी और अंदाज से हल करेंगे। सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट, इतनी सी रीअश्योरेंस काफी हद तक, क्योंकि पेशेंट फील करता है कि मेरे प्रॉब्लम तक डॉक्टर पहुंच गया है, टेस्टों में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ है जरूर। सिर्फ डॉक्टर ने अपनी ये रियलाइजेशन पेशेंट को बतानी है कि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप तकलीफ में हैं। खुश रहा करें, ज्यादा ना सोचा करें, परेशान ना हुआ करें, टेंशन ना लिया करें। मैं कहता हूँ कौन सा ऐसा बंदा है कि जो अपनी मर्जी से परेशान रहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बनती है वो ये बनती है कि आपका परेशान होना बनता है, आपकी परेशानी जायज है, इसके ऊपर फिक्रमंद होना बनता है। मैं आपको प्रॉब्लम इस हवाले से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। आखिरी स्टेटमेंट, डॉक्टर साहब मुझे कुछ ताकत की दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा टेस्ट करवा दें, डॉक्टर साहब सीटी स्कैन करवा दें। इस सारे एट्रोजेनिक हार्म के प्रिंसिपल को अगर हम सामने रखें तो इसको हमें डिस्करेज करना है। थैंक यू वेरी मच।